नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए आज करेंगे 22 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर और ये हमारा सेट नंबर 9 है। हम लोगों ने 9 सेट आज कंप्लीट कर लिए हैं। चलो फिर देखते हैं इस सेट को भी। देखो पहला सवाल है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतने रुपए है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो सिंपल सा सवाल है। अगर प्रिंसिपल हमको बोल दिया जाए कि 100 है, ठीक है, रेट हमको 6% बोल दिया जाए, टाइम हमको 2 वर्ष बोल दिया जाए, तो अगर हम SI लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा निकल कर। CI लिखेंगे तो CI अगर हमें 2 साल का निकालना हो इफेक्टिव रेट तो फार्मूला A प्लस का भी AB अपॉन में 100। यहाँ तो A बराबर B है, क्यों, क्योंकि 6% दोनों वर्ष के लिए है, तो 6 प्लस का 6 गुणे में 6 बटे में 100, यानी कि 12.36 आ गया यहाँ पर। बस यही तो निकालना था। 12 बराबर में पहले तो दिया तो 960 क्योंकि SI दिया था और 12.36 का मान निकालना था। तो 12 अट्ठे 96, 8 छंग 48, यूनिट डिजिट से काम हो गया। 8 तियां 24 हो गया, 24 और 4 28 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 12 अट्ठे 96 और 2 98 हो गया। आंसर लगा दो। अगर पॉइंट वगैरह एग्जैक्ट करना चाहते हो तो ये 0 है, इससे पॉइंट एक इधर आ जाएगा, खत्म हो गया। अगला सवाल, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतने और इतने हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखो हमारे पास केवल 2 ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक रोम्बस एक स्क्वायर, जिसके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, 2 ही होते हैं, रेक्टेंगल नहीं होता है। अगर रेक्टेंगल मानते हो ना तो इस तरीके से बना लेना, एक बार इसके डायगोनल मिला लेना 90 डिग्री पर। तो ये चीज ध्यान रखना, केवल 2 ही होते हैं, एक तो आपको रोम्बस होगा और एक आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये 48 तो पूरा हो गया, अगर हम आधा करेंगे तो आधा डायगोनल ये 24 हो गया और इसका आधा करेंगे ये 32 हो गया। 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, यानी कि ये 40 आ जाएगा निकल कर। नहीं समझे भाई, देखो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 10 होगा, सब में 4 4 का गुणा कर दिया। अब हमें परिमाप निकालना था, 40 गुणे में 4 कर दो, 160 हो गया, ठीक है। बेसिक फंडा याद रखो। अब इसमें आपको अगर बेसिक क्लियर होता तो आप आधा आधा करते और पाइथागोरस लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते, चित्र वगैरह नहीं बनाना पड़ता। अगला सवाल, W और X मिलकर एक काम को इतने दिनों में, XY 60 दिनों में, W XY सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। W और Y को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो सबसे पहले WX, देखो अगर आप WX वगैरह नहीं लिखने चाहते हो ना तो ओरल ये चीज सोचना कि हाँ हमारे दिमाग में WX चल रहा है, ये 40 रहा, 60 रहा और 30 रहा। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 120 हो गया। इनकी इफिशियंसी 3 हो गई, इनकी इफिशियंसी 6 दूनी 12 हो गई और इसकी 4 हो गई। अब इसमें WXY तीनों हैं और WX का हमें मान पता है, WX का मान 3 पता है, तो हमें ये पता लग गया कि Y बराबर 1 होगा। अब ऐसे नहीं समझ पा रहे होगे, मैं लिख देता हूं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि आप थोड़ा बेसिक से करने की कोशिश कम करना। जैसे ये चीज लिखते हैं ना, W प्लस का X लिखते हैं, फिर यहाँ पर X प्लस का Y, ये कम लिखने की कोशिश किया करो। धीरे धीरे करके ये चीजें दूर होंगी लेकिन हो जाएंगी। अब यहाँ पर इफिशियंसी टोटल 4 थी, इसकी इफिशियंसी 3 होगी, तो इसकी इफिशियंसी हमें 1 पता लगी, तभी तो टोटल 4 हो पाएगा। हमें चाहिए W और Y का तो मान हमें 1 पता लग गया, अब हमें X का मान और पता लग जाए, काम हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर Y का मान हमने 1 निकाल लिया, जब Y का मान यहाँ पर 1 है तो X का भी मान 1 होगा, जब X का मान 1 होगा तो W का मान 2 होगा, यानी कि हमें 120 काम 2 प्लस का 1, यानी कि 3 चौकू 12, 40 दिन में कंप्लीट। अगला सवाल, एक कार इतने की चाल से इतने किलोमीटर की यात्रा करती है, पूरी यात्रा के दौरान लगने वाला समय बताना। ये तो बहुत आसान है, 3 घंटे। फार्मूला पता होना चाहिए, S बराबर D अपॉन में T। अगला सवाल, एक घड़ी इतने रुपए में खरीदी जाती है और इतने में बेची जाती है तो हानि परसेंटेज बताना है। अब इसमें देखो ओरल सोचना बिल्कुल, 60 की चीज 55 में या फिर 12 की चीज 11 में, 1 रुपए का लॉस हुआ, 1/12 गुणे में 100, 8.5% समथिंग, आंसर खत्म हो गया। देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ है, हमने रेशियो बना लिया, 12 पंजे 60 या तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 11 रेशियो बना, कितने का लॉस, 1 का, 1/12 गुणे में 100 करते हैं, बस यहीं से सवाल खत्म हो गया था। अगला सवाल, PQR का औसत इतना है, PQ का मान इतना है, QR का इतना है, तो Q का मान बहुत आसान है, जोड़ दो तीनों को, 4 3 7, यानी कि 160 माइनस का 120 कर देंगे तो 40 आंसर। कुछ भी नहीं किया भाई, इनको अगर आप लिखोगे इसका सम तो 35 गुणे में 2 करोगे, अगर इसका सम लिखोगे तो 45 गुणे में 2 करोगे। हमने क्या किया, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ा, जब जोड़ा तो 2 कॉमन ले लिया, यानी कि 35 प्लस का 45 बचा था,
इनको जोड़ेंगे 80, यानी कि ये कितना हो गया 160 हो गया। ये मान आया किसका, P प्लस का 2Q प्लस का R का मान ये आया है। अब इसमें से अगर हम घटा दें P माइनस का Q माइनस का R, तो यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा 40 गुणे में 30 यानी कि 120। भाई हमने ये चीज डायरेक्ट कर ली, भाई हमारे दिमाग में है ना कि कैसे कैलकुलेशन हमें करनी है, बैकग्राउंड हमें लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। ये चीज ध्यान रखना है हमें, इन द सेंस हम लोगों को मिलाकर बात हो रही है, आप लोगों को भी, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है टाइम सेव करने के लिए। अगला सवाल, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, प्रत्येक छात्र की आयु में 5 की वृद्धि की जाती है, तो औसत आयु जैसा भी बोले, कभी भी ध्यान रखना, अगर वो बोल दे प्रत्येक छात्र, लेकिन ये ध्यान रखना ये लिखा हो प्रत्येक छात्र में 5 का डिवाइड किया जाए तुरंत भाग कर दो, माइनस करने को बोले तुरंत माइनस कर दो, जोड़ने को बोले तुरंत जोड़ दो, गुणा करने को बोले तुरंत गुणा कर दो, वही आंसर होगा। अब 5 वर्ष वृद्धि कह रहा था, तो यहाँ पर कह रहा था औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी, इतनी वृद्धि होगी। अगर बोल देता नया एवरेज क्या होगा, तो 20 प्लस का 5 होगा 25। गुणा करने के लिए बोलता तो 20 पंजे 100 नया एवरेज हो जाता। भाग करने के लिए बोलता 5 का, तो नया एवरेज 4 का हो जाता। ये चीज ध्यान रखना, जैसा बोले वैसा ही कर देना बस। अगला सवाल, अब इसमें m और q का हमें मान निकालना है। देखो m हमको 3 दिया, तो 2 कहां से आ गया भाई, ये 1 तो हो सकता है, मान लो रेशियो से कट गया हो। अब हमें q चाहिए, q का मान 2 आ रहा है। अब भैया q का मान जब 2 आ रहा है, इवन नंबर है, अब इवन में किसी का भी गुणा करो, 3 का कर लो, 2 में 4 का कर लो, 2 में 7 का कर लो, हमेशा इवन नंबर ही बनेगा, यानी कि ये ऑड नंबर कहां से आ गया, हटा दो। बाकी भी सिंपल था भाई, अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख लो कॉमन क्या है, p कॉमन था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर p कितना है 5 है, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। अब डायरेक्ट लिख लो m रेशियो q कितना हो जाएगा, m था 3 और ये 10। ठीक है, जैसे भी करना चाहो आप, बस थोड़ा बुद्धि अपनी खोल ली है। w और x मिलकर काम को 40 दिनों में। अब ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं, नंबर देखो ये 9 नंबर है, और यहाँ पर देखना जो हमने किया था ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अब ये ऐसा तो है नहीं मैंने नंबर चेंज कर दिया हूँ, तो देख लेना, अगर आपको इस शिफ्ट में कुछ लगता है इसकी जगह कोई और क्वेश्चन था तो मुझे भेज देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है रिपीट हो गया हो। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट बतानी, बहुत आसान है भाई, जैसे पूछा गया 600 रुपया की छूट है। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ परसेंटेज कितना होगा, हमेशा ध्यान रखो। अगर इस तरीके का सवाल आए तो 50% लाभ तुरंत एमपी के नीचे, 50% की छूट तुरंत लिख दो सीपी के नीचे, छूट आ जाता है सीपी के नीचे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो मार्क प्राइस के नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर 50 कम 50 और ये 3 बार हो गया, कह रहा था छूट ना देता तो भैया हमें 2 रुपया का प्रॉफिट होता, किस पर, 1 पर गुणे में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 200%। देखो होता क्या है, हमेशा छूट मार्क प्राइस पे देते हैं, 50% की छूट दे दी तो 50% ही बचा, ये बन गया सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया बस, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो गया 150/50। तो ये चीज आपको डायरेक्ट करनी आनी चाहिए। अगला सवाल, यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, देखो उनका अंतर उनके सम का 30% है, तो ये हो गया। यानी कि अगर हम लिखना चाहें a प्लस का b अपॉन में a माइनस का b कितना हो जाएगा 10/3। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, a अपॉन में b का मान हो जाएगा 10 3 13, 10 से 3 गया 7, आंसर हो गया। भाई ये तो पता है ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे a अपॉन में b c अपॉन में d लिखा हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस का b a माइनस का b और c प्लस का d c माइनस का d। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, अगर ये चीज कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी तो ऑप्शन का भी सहारा लेके आप कर सकते थे। कैसे करते, इनका डिफरेंस कितना हो रहा है 6 हो रहा, इनका सम कर देते तो 20 का 30% अगर हम देखते तो ऑप्शन से भी आ जाता 6। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। बस ये है, ये देख लेना कि और कोई ऑप्शन ना मिल जाए, वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि कंडीशन तो एक ही जगह फॉलो होगी। अगला सवाल, इसको हमें कन्वर्ट करना है। देखो जैसा नंबर लिखा ना वैसे 41 लिख दो, जिसके ऊपर वार नहीं लिखा है ना वो माइनस कर दो, और नीचे आते हैं जितने पर वार है उतने 9 लिख दो, 1 पर है, और जितने पर नहीं है उसको 0 लिख दो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट के इधर नंबर होने चाहिए। इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर 11 से 4 गया 7, 37/90 आंसर। अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। 9 से कौन सा डिवाइड नहीं भैया, 7 3 10 8 18, ये तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सम होगा, जो भी सम आएगा नंबर का वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पर 8 7 15 हो गया, 15 और 5 20 और 7 27 हो गया, 27 डिवाइड होता है 9 से। 8 1 9 5 4 9, ये भी डिवाइड हो गया। अब बस आंसर लगा दो, क्योंकि आप तो ऐसा तो है नहीं कि चारों चार हो जाएंगे। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम का 44 दिनों में पूरा कर सकता है तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? भाई अमर और सचिन, सचिन से 10% अधिक, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 11 है। सचिन 44 दिनों में, यानी कि ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब अमर को करना है तो 11 से भाग करना पड़ेगा, लेकिन ये कट नहीं रहा। अच्छा 44 डेज था, ठीक है। आंसर आ गया क्या हमारे पास, 40 दिन। माफ कीजिएगा। अगला सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एलसीएम इज दिस, फाइंड एचसीएफ। देखो इन्हीं दो नंबरों का गुणनफल दिया था हमको इतना, एलसीएम उनका यानी कि जो लासापा होता है जिसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, इतना दिया है हमें, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो मासापा, तो आपको फार्मूला पता है कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर में होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। तो एलसीएम आपको पता है 352 हो गया, इनटू में एचसीएफ निकालना है और प्रोडक्ट हमको दिया गया, यानी कि H बराबर में 1408 अपॉन में 352। दो में किसका गुणा करें कि 8 मिल जाएगा, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 से तो मिलेगा नहीं, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा। कोई कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी थी, पता लगे बैठ के काट रहे हैं, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें रेशियो बताना, हमेशा ध्यान रखो एक्स वाई की पावर ऊपर नीचे सेम है रेशियो में, डायरेक्ट मान रख दो। 11 माइनस का 5 और 11 प्लस का 5, यानी कि 11 से 5 गया तो 6 और 11 और 5 16, 2 3 6 2 8 16 आंसर। अगला सवाल, एचसीएफ हमें इन नंबरों को बताना है। देखो हमेशा ध्यान रखो एचसीएफ के लिए हमें इनमें मिनिमम डिफरेंस देखना पड़ता है, कम से कम वाला। तो सबसे पहले तो हम घटा के देख लेते, 11 से 8 गया 3 हो गया, यहाँ बचा 9 से 5 गया तो 4 हो गया, इनका डिफरेंस 7 से 1 चला गया तो 6 हो गया, इधर 8 बच गया। तो एक चीज देखो भाई, यहाँ पर क्या लिख सकते थे, 43 गुणे में 2 लिख सकते थे, तो ये क्या आया, कॉमन फैक्टर यही तो आया, एचसीएफ हो गया। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो भैया 22 तो हो नहीं सकता क्योंकि डिविजिबल चाहिए, और ये 27 भी नहीं हो सकता, 27 डिविजिबल होना चाहिए भाई। इसमें देखो 9 आ रहा, कहीं नहीं आ रहा ना, तो ये भी नहीं होगा। 29 से आपको एक बार चेक करना पड़ता, 301 को 29 से आप डिवाइड करते, ये भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हमें हर एक नंबर डिवाइड करना पड़ेगा जो भी हमारा एचसीएफ आएगा। तो जैसे भी करना चाहो, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बस टाइम सेव करना है कुल मिलाकर। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतने रुपए है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? भाई 3 वर्षों के लिए 1782 है, हमें 10 वर्षों के लिए निकालना था, खत्म हो गया सवाल। 3 पंजे 15, 3 नेम 27, 3 चौकू 12, 5940, बस इतना ही करना होता है, और तो कुछ था नहीं। देखो सेम प्रिंसिपल था, टाइम हमको 3 इधर दिया था, इधर अगर रेट देखते तो R% बटे में 100। अब इनका हमने रेशियो बना लिया, P सेम रहा और टाइम हमको इधर 10 कर दिया, इधर R बटे में 100। इनका रेशियो बनाओगे तो ये तो सब कट गए, यानी कि टाइम पर डिपेंड करेगा। 3 का मान हमको दिया गया था 1782, हमें इसका मान पूछा गया था, बस। अगला सवाल, 28,000 में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर ऑनरॉक को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए? भाई देखो 100 रुपए की कोई चीज थी, 30% की हानि यानी कि 70 में बेच रहा होगा, प्रॉफिट चाहिए तो 125 में बेचेगा, यानी कि 70 का मान हमें दिया गया था 28, यानी कि 28 के, हमसे पूछा गया था 125 का मान। तो 7 चौक 28 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 12 चौक 48 और 2 50 हो गया, कहीं 500 लिखा है, आंसर लगा दो। जीरो को तो वैल्यू आपको पता ही है, ऑप्शन सेम नहीं तब तक कोई जीरो को वैल्यू नहीं, ठीक है। ऑप्शन सेम दे दो, हम जीरो को बाय कायदा इज्जत देंगे। अभी तो एसएससी के हिसाब से मुझे लगता है आरवेट को खोज करनी ही नहीं चाहिए थी जीरो की, कोई बात नहीं, ऑप्शन उनको सेम देना चाहिए 2 1, जिससे क्या थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पर सीधा लिख दिया 50,000, 5,000 भी लिखो, 5 लाख भी लिखो, तब थोड़ा जीरो पे कुछ तो टाइम जाएगा ना, कोई बात नहीं। चलो फिर, वैसे जीरो की खोज बहुत जरूरी थी, नहीं तो सोचो 500 रुपये और 5,000 में क्या करते, 5 ही रह जाता, ठीक है। चलो फिर, ये हमारे 25 सवाल थे, बाकी कोई सजेशन वगैरह तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप ये मत समझिएगा आपका टाइम खराब हो रहा है, आपने पिछले पेपर भी देखे होंगे, तो ऐसा नहीं इस टाइप के सवाल नहीं पूछे गए, बस ये हुआ है कि अब की बार इजी वाले सब इकट्ठे करके पूछ लिए गए,
ये सवाल आते थे भाई, ऐसा नहीं 2-3 सवाल आपके टफ आते थे सभी पेपरों में, अब यहाँ पर सभी इजी आ गए। ऐसा नहीं ये पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कम टाइम में आप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई सजेशन वगैरह तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।